नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम समाज के कमजोर वर्गों के अंतर्गत अनुसूचित जाति का अध्ययन करेंगे। अनुसूचित जाति के बारे में संपूर्ण अध्ययन, अर्थ, परिभाषाएं, प्रमुख रूप से जो संवैधानिक प्रावधान है, इन पे चर्चा करेंगे। कानून कौन कौन से बने हुए हैं, अधिनियम है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गैर सरकारी प्रयास कौन कौन से हुए हैं और जो इनसे संबंधित आंदोलन है, सामाजिक जो आंदोलन है, तो उनका अध्ययन करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जाति किसे कहते हैं। तो अगर भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति क्या है, अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति की क्या परिभाषा दी गई है, तो उत्तर होगा कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसमें केवल ब्यौरा दिया गया है कि अनुसूचित जातियां, अस्पृश्य जातियां वो हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में वर्णित है। अनुसूची एक सूची है जिसमें जो भी जाति है उन सब जातियों को सामूहिक रूप से अनुसूचित जाति कहा जाता है। तो औपचारिक और वैधानिक रूप से परिभाषा हो जाएगी कि अनुच्छेद 341 में वर्णित जातियों को अनुसूचित जाति कहते हैं। हमारी जो भी क्लास होती है वो एजुकेशन के लिहाज से हम बनाते हैं। हमारा किसी जाति, धर्म, लिंग से ना तो किसी को सपोर्ट करने का रहता है, ना किसी को डिप्रेस करने का रहता है। हम बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। जो भी कुछ बुक्स में दिया होता है वही हम आपको बताते हैं, जो परीक्षाओं में आता है वही हम आपको बताते हैं। क्योंकि कई बार कमेंट आते रहते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे बता दिया। तो जो परीक्षाओं में चीजें पूछी जाती है मैं केवल वही बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। तो ये परिभाषा होगी। डीएन मजूमदार ने क्या कहा कि अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है। सामाजिक निर्योग्यताओं से पीड़ित है और ये जो निर्योग्यताएं हैं ये उच्चतर जातियों द्वारा लागू की गई है। इसी प्रकार से के.एन. शर्मा के अनुसार अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके छूने से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे वापस पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़े, तो वो क्या है, अनुसूचित जातियां हैं। ये के.एन. शर्मा की परिभाषा है और ये जो परिभाषाएं हैं वो वास्तविकता रही है। अनुसूचित जाति के साथ इतनी निर्योग्यताएं थोपी गई थी, जैसे कि मंदिरों में प्रवेश बहुत ही वर्जित है, इसके लिए आंदोलन करना पड़ा। मानव का मानव के साथ भेद पर आधारित है अनुसूचित जाति। जो भारतीय संविधान में इसको दूर करने का प्रयास है वो किया गया है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने किया। 1927 में ये कमीशन गठित हुआ था। इन्होंने, क्योंकि इससे पहले अनुसूचित जातियों के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग है वो होता रहा है। किसने किस शब्द का प्रयोग किया उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले बार साइमन कमीशन ने अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया और 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम में पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का वैधानिक रूप से प्रयोग किया गया। उसमें क्योंकि ये साइमन कमीशन के पर आधारित थी तो 429 अनुसूचित जातियों की पहचान साइमन कमीशन ने की थी और बाद में इनको भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है। अगर हम इसके वर्णन की बात करें तो इससे पहले जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, तब यह प्रस्ताव दिया गया था कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था और बाद में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पुन्ना एक्ट हुआ था सितंबर 32 के अंदर। तो भारतीय संविधान में जाति की कोई परिभाषा है वो नहीं दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए अंग्रेजों ने दलित जाति, डिप्रेस्ड कास्ट या क्लास, डिप्रेस्ड या दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया। 1931 की जो जनगणना हुई थी उसमें हटन, जो कि जनगणना अधिकारी थे, ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जाति के लिए बहिष्कृत जातियां या बाहरी जातियां, बहिष्कृत जातियां या बाहरी जातियां शब्द का है वो प्रयोग किया गया था
1931 की जनगणना में और हट्टन के द्वारा। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपने आदेश में कहा है कि हरिजन शब्द का प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बघन पुरुष या बघन जाति का शब्द है वो प्रयोग किया है, ब्रोकन कास्ट इनके लिए प्रयोग है वो किया है। तो यहां से भी प्रश्न है वो बन सकते हैं। अगर हम इनकी जनगणना की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जो आबादी है वो है 20.13 करोड़। 20.13 करोड़ कुल आबादी है, जो भारत की कुल आबादी का 16.6% है। अगर हम जनसंख्या के मामले में देखें, सर्वाधिक जो संख्या है अनुसूचित जातियों की वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, दूसरे नंबर पे बंगाल आता है, तीसरे पे तमिलनाडु आता है। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे अधिक जो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है वो पंजाब के अंदर है 31.9, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है, लगभग यहाँ 25% अनुसूचित जातियां हैं पूरी आबादी की। उसके बाद में बंगाल और यूपी, क्योंकि ये क्रम है वो पूछा जा सकता है कि घटते क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए। और मिजोरम के अंदर भारत में जो न्यूनतम प्रतिशत है अनुसूचित जातियों का वो मिजोरम के अंदर है, यहाँ 0.1% आबादी है वो अनुसूचित जातियों की है। इसका कारण क्या है कि मिजोरम के अंदर 95% जो जातियां हैं वो क्या है, आबादी क्या है, अनुसूचित जनजाति की है। 95% आबादी किनकी है, लगभग अनुसूचित जनजाति की है, आदिवासियों की है। और सबसे कम आबादी प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम के अंदर और संख्या के हिसाब से भी यही कम होगी। फिर मेघालय और गोवा के अंदर भी अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है वो सबसे कम है। अब हम इनके प्रमुख कानूनों की बात कर लेते हैं कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। तो 1955 के अंदर अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम या छुआछूत अपराध निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था। बाद में इस कानून का नाम, इस अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और ये जो कानून संशोधित रूप किया गया था ये लागू हुआ था 19 नवंबर 1976 को। 19 नवंबर 1976 को ये कानून लागू हुआ। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SC/ST एक्ट, 1989 में बना था और ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। कब हुआ, 30 जनवरी 1990 को ये कानून लागू हुआ। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से इनसे जुड़ी हुई एक समस्या है अनुसूचित जाति से, मेला ढोने की कुप्रथा। मेला ढोने की कुप्रथा का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम ये बना था 6 दिसंबर 2013 को। कब बना ये कानून, 6 दिसंबर 2013 को। और इसमें एक बड़ा योगदान है वो है सुलभ इंटरनेशनल। ये एक NGO है, गैर सरकारी संगठन है। तो आपने कहीं देखा होगा किसी शहर के अंदर सुलभ शौचालय, तो जो सुलभ शौचालय है वो सुलभ इंटरनेशनल नाम का एक NGO है जो 1970 में बिंदवेश्वरी पाठक द्वारा स्थापित किया गया है। और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम, ये एक निगम बनाया गया है 1978-79 के अंदर। ये पहली बार ये राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम बनाया गया है। तो ये प्रमुख एक्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि संविधान में अनुसूचित जाति के लिए प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेदों से प्रश्न आता ही आता है, हर बार आता है, और एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। अगर किसी भी सिलेबस में ये टॉपिक है समाज के कमजोर वर्ग, तो उसमें एक प्रश्न है वो संविधान से जरूर पूछा जाएगा। तो संविधान में अनुच्छेद 14 के अंदर समानता की बात की गई है, किसके समकक्ष,
14 में किसके समकक्ष? विधि के समकक्ष, यानी कानून की नजर के अंदर सभी समान हैं, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे किसी के साथ कानूनी रूप से भेदभाव नहीं होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 14 के अंदर, यानी विधि के समकक्ष समानता, विधि के समकक्ष समानता की बात है वो अनुच्छेद 14 में की गई है। अनुच्छेद 15 के अंदर, अनुच्छेद 15(1) के अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर राज्य नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। ये सभी के लिए एक ही रूप से, धर्म के लिए भी ये है, स्थान के लिए, जाति, लिंग, सभी के लिए ये बात है वो लागू होती है। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं? मंदिर होते हैं, धर्मशाला होती है, भोजनालय होते हैं, ये इस प्रकार जो सभी के लिए है, उसमें जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये कहता है 15(2) के अंदर। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आपने 15 ही पढ़ा होगा, तो 15 के भी अलग अलग हैं और कई बार ये अलग से आ जाते हैं। जब ज़्यादा डिटेल में जाना होता है ना, तो फिर इनके सब जो टाइटल हैं वो भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य है वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगा। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, यहाँ दो ही शब्द है, आर्थिक रूप से बात नहीं की जा रही है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है वो 15(4) में किए गए हैं। आगे है 16 क कि राज्य नौकरियों में, राज्याधीन जो नौकरियां हैं उसमें अवसर की समानता रहेगी। क्या रहेगी? अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर मिलेंगे, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4) कहता है कि राज्य है वो नौकरियों में संरचनात्मक भेदभाव कर सकता है। यहां तो कहता है कि अवसर की समानता रहेगी, लेकिन यहां क्या कह रहा है? संरचनात्मक भेदभाव रहेगा। तो ये संरचनात्मक भेदभाव है जो 16(4) के अंतर्गत है, वो अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं करता है। वो कहते हैं, संविधान में कहा गया है कि एक उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा है और एक निम्न जाति का वर्ग है, व्यक्ति है वो यहाँ पे खड़ा है, दोनों की जो रेखा है वो अलग अलग है। जब तक ये सारे के सारे एक समान रेखा पे नहीं आ जाते, तब तक ये आरक्षण की ये जो संरचनात्मक भेदभाव है वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। संरचनात्मक भेदभाव यानी आरक्षण। और शुरू के अंदर जो आरक्षण लागू किया गया था वो केवल 10 वर्षों के लिए किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, उसके बाद इनको बढ़ाते जा रहे हैं। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया है और ये है वो सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको सिविल अधिकार, सिविल का मतलब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बाद में 76 के द्वारा किया गया। और अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद जो 19 है उसके अंदर कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? पहले तो 7 प्रकार की गई थी, बाद में आर्थिक वाला हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की, कै के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसमें से एक स्वतंत्रता है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, यानी जो पहले जातिगत जो व्यवसाय थे और उनके लिए जो मजबूर किया जाता था वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। व्यवसायिक निर्योग्यता को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है कि बेगार या बंधुआ मजदूरी, क्योंकि 90% जो बंधुआ मजदूरी है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है। आज भी अगर हम देखेंगे, कोई कहता है कि भेदभाव समाप्त हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि भेदभाव समाप्त हो गया है। आज भी सिपाही कर्मचारी के अंतर्गत लगभग 75% सिपाही कर्मचारी है वो अनुसूचित जाति से ही मिलते हैं। कहाँ भेदभाव समाप्त हो गया? आज भी हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि शमशान भूमि में जाने से रोका गया,
आज भी मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है। इससे मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं जो आज की तारीख में सार्वजनिक स्थानों पर यानी मंदिर धार्मिक स्थानों पे अनुसूचित जाति को जाने से रोकते हैं। तो अभी भी समानता के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है। हाँ, कुछ थोड़ी सी दिशा है वो बदल गई है। अब जो सामाजिक भेदभाव था, कुछ लोगों ने इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पूरे समाज में जहर घोलने का काम किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो वास्तविक दशा है वो बदलनी चाहिए। जो भेदभाव है वो पूर्णतः समाप्त होने चाहिए। राजनीतिक दुरुपयोग इसका नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 23 के अंदर यानी बंधुआ मजदूरी के अंदर भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति से आते हैं। राजस्थान में इसे सागड़ी प्रथा कहते हैं और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्नाटक के अंदर शायद जीता कहते हैं, कर्नाटक के अंदर क्या कहते हैं, जीता। गुजरात के अंदर इसको हाली प्रथा बोलते हैं, हाली प्रथा। इस प्रकार से अलग अलग है। और पूरे भारत के अंदर एक कार्यक्रम लागू हुआ था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। कौन सा? 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था 1 जुलाई 1975 को। 1 जुलाई 1975 को 20 सूत्री कार्यक्रम, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, लागू हुआ था। इसके अंतर्गत एक पॉइंट था 20 सूत्रों में से बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना। तो इसके लिए बाद में एक बंधुआ श्रम पद्धति अनुमूलन अधिनियम बनाया गया था, जिसे 9 फरवरी 1976 से लागू कर दिया गया। बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 9 फरवरी 1976 से लागू किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पे किसी भी आधार पे भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया है। अनुच्छेद 29(2) के अंदर राज्य द्वारा प्रायोजित किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म या जाति के आधार पे प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, कमजोर वर्गों में कौन कौन आ जाते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग, इस प्रकार के जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता हेतु, आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता हेतु यानी इनके कमजोर वर्गों के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को संरक्षित करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया संविधान के अंदर। ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो अनुच्छेद है वो सामाजिक न्याय पे आधारित है। किस पर आधारित है? सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रतिपादित करता है अनुच्छेद 46। और जो भी स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी शिक्षा संबंधी सुविधाएं मिलती है कमजोर वर्गों को, वो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ही मिलती है। अनुच्छेद 330 और 332, 330 है वो संसद के अंदर, और जो 332 है वो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। तो वर्तमान में लोकसभा की 543 में से 79 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, और राज्य की विधानसभाओं में 562 सीटें आरक्षित है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में जनसंख्या के अनुपात के अंदर अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है। किसमें? जनसंख्या के अनुपात में, यहां निश्चित नहीं है। और अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ये विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के नाम से जानते हैं। जो विशेष अधिकारी पहले नियुक्त होता था, अब तो बंद कर दिया गया है, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के नाम से इसको जानते थे। दोनों के लिए संयुक्त है। बाद में 65वें संविधान संशोधन में इस विशेष अधिकारी के स्थान पे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का एक ही आयोग बनाया गया था। बाद में 38 कै के अंतर्गत 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो अलग बना दिया गया था। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था, दोनों को अलग अलग कर दिया गया 2004 के अंदर। अनुच्छेद 339(1) में वही अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग
अलग से आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। तो ये एक यूएन ढेबर आयोग बनाया गया था। यूएन ढेबर आयोग 28 अप्रैल 1960 को, ये वो आयोग अलग था। ये एक व्यक्ति के लिए कमीशन बनाया जाता था। प्रति 10 वर्ष बाद में प्रावधान किया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की क्या संवैधानिक व्यवस्था हुई है, कितना सुधार हुआ है, उसकी जांच के लिए यह आयोग है वो बनाया गया है। और 341 पे हम चर्चा कर ही चुके हैं कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर किसी भी जाति को या किसी जाति के किसी उपजाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है वो रखता है। द मिथ ऑफ द कास्ट, ये पुस्तक है नर्मदेश्वर प्रसाद की। और जो अनुसूचित जाति है उन पे धार्मिक निर्योग्यताएं यानी मंदिरों पे प्रवेश से रोका जाता है, सामाजिक निर्योग्यताएं यानी खान पान से रोका जाता है, उनके साथ उठना बैठना नहीं किया जाता है, आर्थिक निर्योग्यताएं यानी व्यवसाय के लिए चुना जाता है, राजनीतिक निर्योग्यताएं यानी वो पहले किसी भी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते थे संविधान से पहले। तो इस प्रकार से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताएं थोपी गई है। अब है कुछ गैर सरकारी प्रयास, या जिसको आपके एक टॉपिक आता है बीच में, सामाजिक आंदोलन। क्या है? सामाजिक आंदोलन। तो ये आंदोलन वाला ही टॉपिक का एक भाग है। तो अनुसूचित जाति की जो मुश्किलें हैं या उसमें सुधार करने के लिए प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए, तो सबसे पहला नाम आता है ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा गोविंदराव फुले 1827 में इनका जन्म हुआ था और 1890 तक इनका जीवन काल रहा है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था सत्य शोधक। क्या? सत्य शोधक आंदोलन 1873 में। 1873 में सत्य शोधक आंदोलन चलाया था। इसका अर्थ होता है सत्य की खोज करने वाला, सत्य का अन्वेषण करने वाला, सत्य शोध, सत्य की खोज। तो यह एक ब्राह्मण विरोधी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था ये ब्राह्मण विरोधी। इसमें मूर्ति पूजा, कर्मकांडवाद, कर्म के सिद्धांत की आलोचना की गई है। इन्हीं ने 1848 में ज्योतिबा फुले ने पहली बार दलित बालिकाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पहली बार इन बालिकाओं के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। इसलिए उनको, सावित्रीबाई फुले को, भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी और शिवाजी की जवानी। और इनका जो कोल्हापुर के राजा थे साहूजी, इन्होंने समर्थन किया था। तो ये सत्यशोधक आंदोलन हो गया। दूसरा है E.V. रामास्वामी। E.V. रामास्वामी नायरकर, पेरियार। ये 1879 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1925 के अंतर्गत आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? आत्म सम्मान आंदोलन। ये जातीय व्यवस्था के विरुद्ध था। इसमें धार्मिक ग्रंथों की आहुतियां दी गई थी, ऋग्वेद, मनुस्मृति आदि की। और ये एक अतिवादी आंदोलन कह सकते हैं। इन्होंने पूरे हिंदू धर्म का ही एक प्रकार से विरोध किया था और जो भी इनकी धार्मिक पुस्तकें थी उनको जलाया गया था। ये केरल के अंदर चला था 1925 के अंदर। आत्म सम्मान आंदोलन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म सम्मान आंदोलन। इसी प्रकार से केरल के अंदर ब्राह्मण है, नंबूदरी ब्राह्मण, उनके वर्चस्व के खिलाफ C.V. रमन पिल्लई और के रामकृष्ण पिल्लई ने केरल के अंदर यह आंदोलन चलाया था। अब एक महत्वपूर्ण और है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु केरल की एक जाति है, एजावा जाति, इससे संबंधित है। इन्होंने एक नारा दिया था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यानी मनुष्य की जाति एक है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। इस नारे के साथ इन्होंने समाज सुधार आंदोलन चलाया था। और श्री नारायण धर्म परिपालन संस्थान, श्री SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन संस्थान की स्थापना की थी और दलितों के लिए अलग से मंदिर और पुरोहित की बात इन्होंने की थी। इनके अलावा तमिलनाडु में नदार आंदोलन, पल्ली आंदोलन और 1920 में महाराष्ट्र में बाबा
गोपाल मावलकर और भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिरों में अनुसूचित जातियों को प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन है वो चलाए गए हैं। आगे है हरिजन सेवक संघ 1900, ये थोड़ा सा यहाँ डाउट है, कई जगह 1933 आता है, कई जगह 1932 आता है। तो हरिजन सेवक संघ 1932 A.B. ठक्कर बापा के निर्देशन में हुआ था और महात्मा गांधी जी भी इससे जुड़े हुए थे। और बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन है वो किया गया था 1956 में। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी कहते हैं इसी पार्टी से निकली थी। यहाँ ये महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति फेडरेशन संघ की स्थापना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। उससे पहले भी कई आंदोलन हुए हैं, जैसे कि ब्रह्म समाज आंदोलन 1828 के अंदर, प्रार्थना समाज 1876 के अंदर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा चलाया गया था। तो ये प्रमुख गैर संवैधानिक प्रयास हैं जो अनुसूचित जातियों के खिलाफ भेदभावों को कम करने के लिए बनाए गए थे। तो ये आज का हमारा अनुसूचित जाति का टॉपिक था। अब हम समाज के कमजोर वर्गों के अंदर अनुसूचित जनजाति को पहले पढ़ चुके हैं, आज हमने अनुसूचित जाति पढ़ी। अब अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और महिलाएं और आती है, जिन पे हम आगे 2 दिनों में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नोटिफिकेशन वो यूट्यूब पर बोलते रहते हैं ना कि घंटे वाले वो बटन पे निशान लगाइए या दबाइए, तो वो घंटे का जो नोटिफिकेशन का होता है उसको आपको ऑन करना पड़ेगा, तब आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।